साथियों, विकसित भारत का नारा पिछले कई महीनों से गूंज रहा है और आज भी विकसित भारत का ख्वाब हमें दिखाया जा रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आदेश कुमार, द कार्ट के लिए। साथियों, चुनाव की घोषणा से 3-4 महीने पहले सभी देश की सभी पंचायतों में विकसित भारत का बड़े धूमधाम से जुलूस निकाला गया। सुंदर सुंदर गाड़ियों पर विकसित भारत की एक तस्वीर आज के विकास के साथ जोड़ करके हमारे और आपके बीच में प्रस्तुत किया गया। यह नारा आज भी हमारे और आपके बीच में गूंज रहा है कि विकसित भारत, आने वाले भविष्य में 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और यूँ भी कभी 5 ट्रिलियन इकानमी और कभी तीसरे नंबर की इकानमी बनने जा रहे हैं। ये सब बातें हमको कही जाती रही हैं, प्रचार किया जाता रहा है और ये बातें सुन करके थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है, हम भी फैसिनेट होते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी ये मुद्दा है और ये बातें बार बार कही जाती हैं और इसके साथ साथ विपक्ष को कटाक्ष किया जाता है, उसे भ्रष्टाचारी साबित करने का एक बोध निर्मित किया जा रहा है, एक परसेप्शन निर्मित किया जा रहा है। और यह काम जो सत्ताधारी भाजपा और एनडीए है उसके जरिए किया जा रहा है, लगातार किया जाता रहा है और यह चीज़ बेची जा रही है। तो हमने सोचा कि कम से कम इस पर एक चर्चा की जाए कि आखिर जब ये बात कही जाती है विकसित भारत की, तो इसको हम किस रूप में देखें। क्योंकि हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, या तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है या हम तटस्थ हो जाते हैं या हम सोचते हैं कि इस पर क्या बात करना। तो लेकिन इस पर सोचना और बात करना ज़रूरी होता है, तर्क करना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति अगर कोई शोषा उछाल रहा है तो शोषा कहने से पहले हमें उसका एक परीक्षण तो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये बात कही जा रही है तो हमें जानने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर मॉडल क्या होगा, कैसे बनेंगे हम विकसित। जाहिर तौर पर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी शक्ति बनने की क्षमता तो है, लेकिन अगर कोई इस बात को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है तो यह ज़रूरी होता है कि हम उसके मॉडल को समझें कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं और यह रास्ता तय कैसे होगा। क्योंकि इसको बिना जाने हम निश्चित तौर पर कोई बात कह नहीं सकते हैं कि वह विकसित भारत कैसा होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में इसके 2 तरह के मॉडल दिखाई पड़ते रहे हैं और ये बहुत दूर की बात नहीं है। पिछले 40-50 वर्षों में इस पर पूरी दुनिया में प्रयोग हुए और उसके परिणामों के आधार पर हमें तय करना पड़ेगा कि हम वाकई सही रास्ते से विकसित भारत बनने जा रहे हैं या हमने कोई ऐसा रास्ता पकड़ लिया है जिसके लिए विपक्ष के राहुल गांधी जी आगाह करते हैं कि अगर यही रास्ता चलता रहा तो आने वाला समय कुरेजी होगा, संघर्षों से भरा होगा। तो ये बातें आज यही हमारे चर्चा का विषय है, क्योंकि हम इसका परीक्षण करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और विकास का कैसा मॉडल होगा जो हमें एक विकसित भारत कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो उसकी क्या कीमत हमें चुकानी होगी, आम जनों को क्या कीमत चुकानी होगी, इसका हम एक तर्कशील परीक्षण करेंगे अपने इस वीडियो में। जैसे मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि ये बातें सबको अच्छी लगती हैं। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश विकसित हो और हम एक बेहतर ज़िंदगी जिएं और जो करना चाहते हैं इस समाज में हम कर सकें। ये भी हमें अच्छा लगता है कि हम दुनिया की तीसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हम जल्दी ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब हम 5 ट्रिलियन इकानमी की बात कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकानमी बनने जा रहे हैं, तो हमें एक तुलना भी करनी चाहिए कि जर्मनी और जापान की कुल आबादी 4 या 5 करोड़ के आसपास में सिमट जाएगी। यानी कुछ करोड़ों की आबादी है और उनकी अर्थव्यवस्था 4 से 5 ट्रिलियन इकानमी है। तो 5 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन इकानमी वाले देश में अगर 10 करोड़ लोग ही रहते हैं, 5 करोड़ लोग ही रहते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा होगा। लेकिन हम 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। तो इस 5 ट्रिलियन इकानमी
बनने के बाद भी हमारा जीवन वैसा तो नहीं हो सकता। अनुभव से हम कह सकते हैं, हमारे पास कोई आंकड़ा ना हो तब भी, कि जापान और जर्मनी जैसा जीवन तो हम नहीं जी सकते। तो आखिर फिर प्रश्न ये आता है कि विकसित भारत से क्या आशय है? ये बात हमें समझनी पड़ेगी और इसके जो अब तक प्रयोग हुए मॉडल हैं उन मॉडलों को भी देखना पड़ेगा। जैसे सत्ताधारी एनडीए और भाजपा इसको प्रचारित करते हैं, बार बार ये स्लोगन देते हैं, लेकिन कभी किसी अखबार में या उनके पक्ष में लिखने वाले या इन बातों की जो महिमा मंडन करने वाले और एक सुनहरा ख्वाब बना करके अखबारों और मीडिया में जो लोग इसके पक्षधर हैं और पेश करते हैं, वो कभी ये नहीं बताते हैं कि इसका मॉडल क्या हो, यानी आप क्या करेंगे, किन किन कामों को अंजाम देंगे, किस तरह के सुधार करेंगे, किस तरह की नीतियां बनेंगे, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। तब इस आधार पर कि पिछले एक दशक में यानी 14 से लेकर जो 10 वर्षों का शासन रहा है एनडीए और बीजेपी का, इसमें जिन नीतियों को लागू करने का प्रयास किया, जो काम किए गए हैं, उसी के आधार पर हम इस मॉडल को समझने का प्रयास करें। जैसे जो तथ्य हमें पता है, जैसे कि 3 कृषि कानून लाए गए, उस पर एक बड़ा संघर्ष हुआ, साल भर तक चला संघर्ष, लगभग 1000 लोग शहीद हुए और इन तीनों काले कानूनों को अंततः सरकार ने वापस लिए। लेकिन ये 3 कानून जो बने थे, यह बताते हैं कि सरकार की मंशा क्या थी। यानी ये तीनों कानूनों के जरिए कृषि का कारपोरेटाइजेशन किया जाना था या कृषि को बाजार की शक्तियों के हवाले किया जाना था। इसीलिए सभी किसानों ने पुरजोर संघर्ष किया और इसे काला कानून कहा गया, क्योंकि इसके बाद वो किसान धीरे धीरे एक कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मर की जगह पर, एक ठेके पर, अपनी ही ज़मीन पर एक ठेके पर काम करते हुए एक दिन उन्हीं खेतों में मजदूरी करने के लिए बाध्य होते। बाजार की जो उसके धान अनाजों के उत्पादन, उसके विक्रय और की जो शर्तें बनती, वह हमें यहीं तक ले जाती। और यह बात हम दुनिया में अन्य जगहों पर जिस तरीके से सुधार हुए उसको देखते हुए की नतीजा ये हुआ कि पूरी जनता सड़कों पर आ गई, किसान आबादी सड़कों पर आ गई और पूरे वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। बहुत ही ऐतिहासिक संघर्ष हुआ इसके लिए और अंततः सरकार ने इन तीनों कानूनों को वापस लिया। ठीक है, यह मजबूरी बनी, लेकिन एक मॉडल तो इससे उभरता है कि खेती का बंदोबस्त किए बिना हम विकसित भारत नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस दरमियान जो प्रतिवर्ष राजस्व इकट्ठा हुए, उसका अधिकांश पैसा, उसका अधिकांश भाग या तो पूंजीपतियों के कर्जे के माफ़ करने में गया, बड़े बड़े लोगों को लोन देने में गया, जो मुट्ठी भर कारपोरेट का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका 98% उनके कर्ज माफ़ी और उनके कर्ज माफ़ी की भरपाई करने के लिए बैंकों में दिया गया। उसका एक बहुत मामूली 1-1.5% हिस्सा ही आम जनता या किसानों के कर्ज माफ़ी और तमाम चीज़ों में गया। लेकिन इससे इस वर्ग का, देश की भारी 80% आबादी का कुछ भला नहीं हो सकता था। गैस की कीमतों का बढ़ना, यानी जो चीज़ें कांग्रेस के ज़माने में हमें मिलती थी सब्सिडी के साथ, यानी एक संतुलन बना के जब चला जा रहा था, वो भी जब बाज़ार के हवाले कर दिया गया तो उसकी अंधी लूट में हम डीजल और पेट्रोल 100 रुपये में खरीदते हैं। गैस सिलेंडर उसी का एक हिस्सा है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकसित भारत बनाने का यह रास्ता, अगर यही रास्ता, इसी रास्ते से विकसित भारत बनना है, तो हम बड़ी आसानी से हम ये कह सकते हैं कि देश की 80% आबादी एक दिन कंगाल हो जाएगी। और इस कंगाली की कीमत पर अगर हम महाशक्ति बन भी जाते हैं, एक 5 ट्रिलियन इकानमी बन भी जाते हैं, तो इससे आम जन, इस देश की जनता का क्या भला हो। यह इस मॉडल का, इसके साथ ही साथ जो सेवा सेक्टर,
सामाजिक सरोकार के जो सामाजिक सेक्टर, सोशल सेक्टर बोले जाते हैं, उसको भी धीरे धीरे निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य, जैसे रेलवे, जैसे परिवहन, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे दिए जा रहे हैं निजी हाथों में। निजीकरण कोई ये बड़ी प्रगतिशील घटना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि निजीकरण होगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का एक उदाहरण देते हैं आपके सामने कि ब्रिटेन में भी रेलवे का निजीकरण किया गया और नतीजा ये हुआ कि 1 दशक के भीतर ही ब्रिटेन की रेलवे दिवालिया हो गई और वो सारे पूंजीपतियों ने अपने पैसे निकाल लिए और अंततः ब्रिटेन की सरकार को फिर से उसे अपने हाथ में लिया। तो ये जिस तरीके से इन चीज़ों पर जो एक मॉडल उभरता है वह हमको कोई बड़ी उम्मीद नहीं देता है। इसके परिणाम विनाशकारी हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो ये निजीकरण के कार्य किए गए, इस तरह की नीतियों को लागू करने का प्रयास किया गया, वहाँ पर इसके परिणाम जो है सुखद नहीं रहे और अंततः उसे सरकार को अपने हाथों में लेना। इन 10 वर्षों के दरमियान एक और चीज़ देखते हैं कि मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। जो पहले से परियोजनाएं थी, या तो उसमें बजट में कटौती की गई या उसको उसी तरीके से उतने ही बजट पर चलते रहना पड़ा। उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट अलग से उसको नीतिगत रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। हालत ये है कि जैसा कि सत्ता पक्ष के ही लोग दावा करते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराते हैं, लेकिन यह कोई बहुत बहादुरी की बात किसी भी अर्थव्यवस्था और देश के लिए नहीं हो सकती कि जिस देश की 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ आबादी अगर सरकार द्वारा प्रदत्त दिए जाने वाले राशन पर जिंदा है, तब हम बहुत अच्छी स्थिति में स्वयं को नहीं कर सकते। यही हाल खाद्य सामग्रियों, दवा और न जाने हर उपभोग की चीज़ें जो दैनिक जीवन का हिस्सा हैं उसमें देखते हैं। तो अगर इन सबको मिला लिया जाए तो एक मॉडल उभरता है इन 10 वर्षों के काम के आधार पर सत्ताधारी वर्गों के विकसित भारत के नक्शे को बनाने में, यानी इन नीतियों को लागू करते हुए ही वो विकसित भारत की बात कह रहे हैं, जिसके प्रतिरोध में राहुल गांधी जो कांग्रेस की अगुवाई और इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, कि इसी बात को आगाह करते हुए वो कहते हैं कि आने वाला समय एक संघर्षों से बड़ा संघर्ष होगा, समय होगा, या उनके शब्द जो भी हों, कुल लुब्बे लुआबे की वह फिर जन संघर्षों तक ले जाएगी। यह बात वायबी नहीं है, हवा में नहीं है। जैसे इन नीतियों का जिन देशों में, जैसे याद करें, एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 80 के दशक में जब विश्व अर्थव्यवस्था का दुनिया के पैमाने पर नक्शा खींचा जा रहा था तो गैट वार्ताएं शुरू हुई थी। गैट वार्ताओं के जरिए एक एकता बनाने का प्रयास किया गया और पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की नीतियों को स्वीकार करने और उसको लागू करने, अपने अपने देशों में लागू करने की चर्चा पूरी दुनिया के ग्लोबल फोरम पे चलनी शुरू हो गई। उसको गैट वार्ताएं बोलते थे। ये 80 और 90 के दशक में ये हमें दिखाई पड़ती है। गैट वार्ताओं में जो पहले शुरुआती वार्ताएं थी उसमें तो पश्चिम जगत अपने हितों को ही सीधे रखा था और सारे मार्केट को एकदम से खोल देने की अपील थी, लेकिन भारत इस मामले में अपनी भूमिका निभाया और उसने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो तीसरी दुनिया कहे जाने वाले विकासशील देश थे उनके हितों के लिए भी लड़ा, क्योंकि वो बार बार इस बात पर जोर दिया कि हम एकाएक कृषि से और तमाम चीज़ों से सब्सिडी नहीं हटा सकते। हम सीधे इसे खेती को और तमाम चीज़ों को रातों रात हम बाज़ार के हवाले नहीं कर सकते। हमारी स्थितियां हैं और इसमें वो सफल भी रहे। तीसरी दुनिया के बहुत देशों का साथ मिला और एक कड़ा संघर्ष रहा और भारत इसको बखूबी अपने हितों और तीसरी दुनिया के और विकासमान देशों के लिए संघर्ष किया और एक हद तक इसमें सफल रहा और बहुत हद तक इसको लागू करने में जो तीसरी दुनिया के देशों को राहत मिली कि उसे चरणबद्ध ढंग से समय समय पर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए वो लागू करेंगे। यह 80 और 90 के दशक में यह कार्य हुआ। 90 के दशक के बाद
धीरे धीरे भारत में इसकी शुरुआत तो राजीव गांधी के ज़माने से हुई, जब उन्होंने तकनीकी शिक्षा का नारा दिया और तकनीकी शिक्षा के साथ 85 में वहाँ से हम ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। लेकिन यहाँ गौर करने की बात है, तकनीकी शिक्षा पर राजीव गांधी का यह जोर बताता है कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं अपने देश की परिस्थितियों, एक भारी आबादी के लिए एक बेहतर वातावरण, तकनीकी वातावरण जो आने वाले समय में, उदारीकरण के समय में आना ही आना है, एक उन्नत तकनीक आएगी जो श्रम को कम करेगी, यह दिमाग में था कि इसलिए तकनीकी दक्षता में अपने देश को मांझना और ऐसे अपने देश में तकनीकी दक्ष लोगों को पैदा करना पहली ज़रूरत थी। और यहाँ से उदारीकरण की और वैश्विक की रणनीतियों की शुरुआत होती है। शुरुआत होने के साथ 90 के दशक में नरसिंह राव की सरकार, और धीरे धीरे ये बाज़ार के लिए ये दरवाजे धीरे धीरे खोले जाने लगे। लेकिन आज के समय को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि खोलने की गति बड़ी ही संतुलित रखी थी और बड़े ही एक धीमी गति से धीरे धीरे वातावरण का निर्माण करते हुए अपनी तैयारी करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में रास्ते खोले जा रहे थे और विदेशी पूंजी को धीरे धीरे आने दिया जा रहा था, जिसका जिक्र आगे तक आप देखेंगे, जिसके रिस्ट्रिक्शंस, FDI पर रोक और तमाम चीज़ों पर एक रोक, कोलैबोरेशन, दो देशों के बीच तकनीक में कोलैबोरेशन को एक इशू बनाया गया और धीरे धीरे करके भारत ने अपने विकास के साथ साथ उसको खोलना शुरू किया। ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम समझ सकें कि ये जो नारे दिए जाते हैं, ये सचमुच इसके पीछे का निहितार्थ क्या है, अर्थ क्या है और इसे किस रूप में हम देखें। तो इस तरह से शुरुआत होती है। और एक बात का जिक्र यहाँ कर देना समीचीन होगा कि ठीक इसी समय, जैसे जब ये खुली बाजार व्यवस्था आ रही थी, तो बाजार व्यवस्था में एक स्वयं का जो पश्चिम और दुनिया के विकसित देशों का जो दबाव था, वह एक रूप में अंतिम दशक में एक अर्थशास्त्री उसे एक नाम देते हैं, मार्केट फंडामेंटलिज्म, यानी बाजार की बुनियाद परस्ती भी उसमें मौजूद थी, जो धीरे धीरे दिखाई पड़ती है। भारत के विशेष संदर्भ में ये बात याद कर लेना जरूरी है कि ठीक इसी समय राम मंदिर का मुद्दा भी जोरों पर था और एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, सांप्रदायिक धार्मिक सांप्रदायिकता पूरे देश में भी फैल रही थी, धीरे धीरे परिपक्व भी हो रही थी और वह एक शक्ति के रूप में राम मंदिर आंदोलन की शक्ल में उभर भी रही थी। इन सभी परिस्थितियों के बीच में देश को बहुत ही संतुलित ढंग से इसे उदारीकरण को खोलते हुए, बाजार को दुनिया के लिए खोलते हुए, निजी हाथों को बढ़ावा देते हुए, एक संतुलन कायम रखते हुए, सब्सिडी और तमाम चीज़ों को, अर्थव्यवस्था को धीमी ही सही लेकिन उसे नियमित करने के एक सुरक्षित रास्ते पर चलते रहे। और इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका देखते हैं। यह हम उनकी तारीफ में हम कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही हम कांग्रेस के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, बल्कि उदारीकरण के दौर में दुनिया के देशों ने जिस तरीके से अपने मार्केट खोले और जो उनके परिणाम हुए जितने भयंकर, उसको देखते हुए हम यह तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं। जैसे रूस ने भी मार्केट को खोला, वो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बना, लेकिन आप याद करें कि 94 से लेकर के 98 और 2000 तक रूस की कितनी बुरी स्थिति थी, जब ग्लासनोस और पेस्ट्रोइका और बोरिस येल्सिन जिस तरीके से दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गया था और पूरी अव्यवस्था मच गई थी, जिसको संभालना मुश्किल हो रहा था और अंततः पुतिन ने आकर के उसको संभाला। भारत में ऐसा आप कुछ भी नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह बात कह रहे हैं कि बहुत ही संतुलित ढंग से भारत ने अपने दरवाजे खोले थे। लेकिन हर तर्क का अपनी एक गति होती है। ठीक इसी समय आप याद करें तो एक तरफ ये चीज़ें चल रही थी और दूसरी तरफ संघ, भाजपा और गठबंधन, NDA, इस तरह के संशय भी बन रहे थे और साथ में एक बहुत ही लोक लुभावन
वाला नारा के साथ अर्थव्यवस्था में भी ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। याद कीजिए, स्वदेशी का आंदोलन, स्वदेशी का आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग का आंदोलन, स्वाभाविक तौर पर अपने देश की चीज़ें, इसने एक ऐसा लगा मानो ये जो है उदारीकरण के विरुद्ध खड़ी हुई कोई चीज़ है, इसने ऐसा आभास दिया। आगे चल करके कुछ ऐसे आज की तारीख में कहने में झिझक नहीं, कुछ ऐसे फर्जी भ्रष्टाचार के मुकदमे भी हुए, जैसे 2G का जो प्रस्तुत किया था वो 2012-13 में या अभी हाल फिलहाल के वर्षों में उन्होंने स्वयं इसके लिए क्षमा याचना की। लेकिन इसके आगे बढ़ते हुए इस धारा का जब जिक्र कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि आखिर में आकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल की का वह संघर्ष अन्ना का आंदोलन के रूप में परिणित होता है और परिणित होकर के वह भाजपा और उनके गठबंधन सत्तारूढ़ होते हैं। यहाँ ये चीज़ इसलिए एक सरसरी निगाह में बता दिया कि इन चीज़ों से हम तर्क कर सकें, विश्लेषण कर सकें। भाजपा के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था, क्योंकि वो मार्केट के इस रूप के हिमायती थे जिनका प्रयोग उन्होंने पिछले 10 सालों में किया। हम ये देखते हैं कि इसके जरिए आज देश में गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, यह सच्चाई है। इसके जब भी आंकड़े आएंगे यही बताएगा और यही होता है। अब आपको थोड़ा सा इतिहास के कुछ पन्नों से कुछ चंद बातें बताता हूँ। 80 के दशक में जब ये वार्ताएं चल रही थी, उस दौर में दुनिया के कई देशों ने इस नई आर्थिक नीति यानी IMF और विश्व बैंक निर्देशित जो ये नई आर्थिक उदारीकरण की नीति थी, इसको बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ गति से अपने मार्केट के सैद्धांतिक लगाव के चलते कई देशों ने, लातिनी अमेरिका के कई देशों ने इन नीतियों को धड़ल्ले से लागू करना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि 5 से 7 सालों में ही वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होने लगी और जनता सड़कों पर आ गई और एक भयानक जन विद्रोह का शक्ल लिया और वहाँ पर तरह तरह के आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन से लेकर के जनता संघर्ष हुए, खूनी संघर्ष तक हुए। पेरू और चिले इसके उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। कमोवेश इसी स्थिति में ये जिक्र इसलिए किया कि जो दो मॉडल हैं, एक तरफ कि बाजार की शक्तियों के हवाले सब कुछ कर देना और दूसरी तरफ एक नया रास्ता भी निकला जिसका पालन मनमोहन सिंह जी ने किया था। यानी दोनों में संतुलन और तालमेल बना करके और मानव विकास को साथ में लेते हुए जिन्होंने कि जो मनरेगा के जरिए जो अलग अलग छोटे सेक्टर, स्मॉल सेक्टर्स के लोगों को मदद देते हुए कृषि में धीरे धीरे, इसी तरीके से अन्य सेक्टर में धीरे धीरे विनिवेश को आगे बढ़ते गए और अपने निजी सेक्टर्स को भी मजबूत करते गए ताकि वो भी इतने सक्षम बनने का उन्हें भी समय मिले कि वो तकनीकी रूप से एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लायक हमारे निजी उद्योग भी बन सकें, हमारे सरकारी उद्यम भी बन सकें और जो ऐसी जो नितांत न चल पाने वाले सेक्टर्स थे, PSUs थे, सिर्फ उन्हीं में विनिवेश किया गया, लेकिन उसकी गति बड़ी नियंत्रित हुआ करती थी। यहाँ पर आज जब चुनाव सामने है तो ये दो मॉडल आपके सामने हैं। एक मॉडल का जिक्र हमने विस्तार से किया, 80 के दशक में उनके परिणामों को भी हमने याद किया। अब हम उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ पर कि इंडिया गठबंधन राहुल की अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में जो 5 न्याय पत्र उन्होंने जारी किए हैं उसके विश्लेषण पर आते हैं। हालांकि उन्होंने ये नारा नहीं दिया है कि विकसित भारत या बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जो महिलाओं के का विकास है, महिलाएं इस देश की, किसी भी देश की आधी आबादी हैं, उनके विकास के लिए नारी न्याय, किसानों के लिए MSP को उन्होंने वादा किया है कि MSP के लागू की जाएगी और किसानों को किया जाएगा। यह बड़ी स्वामीनाथन कमेटी की यह संस्तुति थी जिसे उन्होंने मान लिया और किसानों को।
तो को एमएसपी पर खरीद को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। हम ये जो अलग अलग बिंदु हैं या छोटे उद्योगों को विकसित करके एक ढांचा बनाने की बात, एक जो नुकसान हुआ को बढ़ा रहे हैं, तो एक जो आर्थिक मंदी, एक जो आर्थिक अवरोध और गतिहीनता आ गई है, उसको मोटिवेट करने का केन्सियन सिद्धांत भी यही है। तो इसको इस रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अलग अलग न्यायों में, वह एक मॉडल को उपस्थित करता है। जैसे उदाहरण के लिए एमएसपी की गारंटी, अगर कानूनी गारंटी मिलती है तो निश्चित तौर पर एक किसान को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, जिससे कि वह परिवार जो धन अर्जित करेगा वो एक थोड़े बेहतर ज़िंदगी जिएगा, और उसके पास पैसे आएंगे तो जाहिर तौर पर वो अपनी खेती को भी उन्नत करेगा। और अगर सरकार खेती से जुड़े उपकरणों और तमाम चीज़ों पर उन्हें छूट मुहैया कराती है, तो कृषि का एक मॉडल, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, जो कि समूची अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और देश को आत्मनिर्भर भी बनाए रखेगा अनाज के मामले में। यह एक उदाहरण है। इन उदाहरणों के जरिए, जैसे भारी पैमाने पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए आर्थिक सहयोग जो पहला और बुनियादी है, उसका वह आश्वासन देते हैं। स्त्रियों के विकास के लिए जो है गरीब परिवारों की स्त्रियों का वो आर्थिक आधार पर जो जांच परख कर जो आंकड़े हैं, उसमें बहुत ही गरीब परिवार के परिवार को चलाने के लिए घर की एक स्त्री को पैसे देने की जो बात कर रहे हैं, इससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, और यह बेहतर होगी तो वो बेहतर ढंग से बाज़ार से कुछ और पैसे कमा करके एक बेहतर ज़िंदगी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी, तो यह पूरी जो समूची अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करती है। इसमें ये पैसे बांटे नहीं जा रहे हैं, ये पैसे जो मानवीय विकास के लिए ज़रूरी है। मानवीय विकास से क्या मतलब है? मानवीय विकास से बहुत सिंपल से मतलब है कि उस देश के नागरिकों और रहने वाले लोगों के जीवन निर्वाह की स्थितियों में सुधार करना। और किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के वही तो मजबूत स्तंभ होते हैं। और यह भी कि उन्हें मजबूत करके ही हम अर्थव्यवस्था को और अपनी वृद्धि दर को तभी बढ़ा सकते हैं। इसमें मानवीय उपादानों पर काम करें, शिक्षा और स्वास्थ्य को घोषित करके कर रहे हैं कि इस पर हम फोकस होकर के, केंद्रित होकर के काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी नागरिक की बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगर इसको सफलतापूर्वक और तैयार किया गया और उनके आने वाली पीढ़ियों को सही ढंग से शिक्षित किया गया, तभी जा कर के हम इस मानवीय विकास के साथ ही हम एक विकसित देश और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में तभी हम इस्टेब्लिश हो सकते हैं। और इसके भी उदाहरण हैं, जैसे 80 के दशक से ही पूरी दुनिया में जो 9 उदारवादी देश कहे जाते थे, अंग्रेजी में न्यू लिबरल देश कहे जाते थे, इसके मॉडलों का विकास किया। इसमें चीन का योगदान था। 77 में देंग सियाओपिंग, 77-78 में चीन में देंग सियाओपिंग की सत्ता आने के बाद 9 उदारवाद की नीतियों की, वैश्विक नीतियों का उन्होंने 40 साल तक बहुत तेज़ी के साथ विकास करना, छोटे उद्योगों को लगाना, मानवीय जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स को विकसित करना, तकनीकी शिक्षा के जरिए शिक्षित करके, स्वास्थ्य सुविधाएं दे करके। और आज का जो चीन एक 10 ट्रिलियन से ऊपर की इकॉनमी वाला जो देश एक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है, उसमें इस मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह मॉडल भी एक टेस्टेड मॉडल है और यह मॉडल मानवीय विकास पर जोर देता है और मानवीय विकास के जरिए पूरे देश को एक विकसित रास्ते पर ले जाने में यह सक्षम है। हम इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि आप इन दोनों के तर्कों को परखिए, अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर भेजें, और क्या बातें किन मुद्दों पर की जाए, क्या सुनना चाहते हैं वो भी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।